हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं प्री देने के बाद, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आरबीआई सर्कुलर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजिटल अवेयरनेस से, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए पढ़ना आवश्यक है, ज़रूरी है। अब अगर आप आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है काफ़ी फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और टाइम भी आपका ले सकती है। तो हमने क्या किया है, इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किया है और साथ साथ MCQs भी इंक्लूड किए हैं। तो पहले एक आरबीआई सर्कुलर हमने कवर किया काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, और फिर उसके साथ ही MCQ भी कवर कर लिए, तो आपका एक आरबीआई सर्कुलर तैयार हो गया। इसी तरह से सारे आरबीआई सर्कुलर्स पिछले 5-6 महीने के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं PDF फॉर्मेट में। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इसमें इंक्लूड है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, तो इन इंटरव्यूज़ में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, क्योंकि इंटरव्यू में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है। साथ ही साथ यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम के साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ाया गया है। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बैंकिंग इसमें आपको मिल रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी आपको इसमें मिल रहा है, इंश्योरेंस भी आपको इसमें मिल रहा है, आरबीआई सर्कुलर, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, बार बार अलग से पे करने की नीड नहीं है। और 1 साल की वैलिडिटी है, तो 1 साल तक आप जितने भी बैंक के एग्ज़ाम देंगे, सबके मेंस एग्ज़ाम के लिए जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, आपको अलग से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही कोर्स आपका चलता रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शीर्ष संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया? हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम अ टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट साइटिंग हेल्थ रीजंस? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, JP नड्डा यूनियन मिनिस्टर, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर या फिर जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which IIT has developed the world's first AI framework for transliterating the historic मोदी स्क्रिप्ट into देवनागरी? किस IIT ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में लिप्यंतरित करने के लिए दुनिया का पहला AI फ्रेमवर्क विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT रुड़की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया है, जिसके जरिए जो ऐतिहासिक मोदी स्क्रिप्ट है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जो भी टेक्स्ट मोदी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं उन्हें देवनागरी स्क्रिप्ट में हम ट्रांसलेट
कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलिटरिंग। तो एआई मॉडल का नाम है MoSCNet, और जो मराठी है जो कि मोदी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, मतलब इस तरह के टेक्स्ट, मराठी टेक्स्ट जो मोदी स्क्रिप्ट में लिखा है उन्हें देवनागरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इससे डिजिटाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन और एकेडमिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। देवनागरी स्क्रिप्ट वाइडली यूज़ होती है जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली में, लेकिन कुछ मराठी टेक्स्ट हैं जो मोदी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। मोदी स्क्रिप्ट पहले मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए काम में आती थी मिडिवल पीरियड में, और लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, योगा, मिडिवल साइंस में इसका उपयोग किया जाता था। विश शिपयार्ड कंस्ट्रक्टेड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेत। किस शिपयार्ड ने प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो समुद्र प्रचेत जो कि इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, 2 इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए, उनमें से लास्ट है, दूसरा है, और इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है गोवा में। 72% इंडिजीनियस कंटेंट है इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिस्पॉन्स इक्विपमेंट है, और ये जो वेसल्स हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को मदद करेंगे कि वो क्विकली और इफ़ेक्टिवली कोई भी ऑयल स्पिल होता है, ऑयल स्पिल मतलब ऑयल लीकेज जो समुद्र में हो जाता है, उसको जो है तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। 114.5 मीटर्स की लेंथ है, ब्रेड्थ है 16.5 मीटर्स की, डिस्प्लेसमेंट है 4170 टन्स का, और इसमें 2 साइड स्वीपिंग आर्म्स भी हैं जो ऑयल स्पिल्स को कलेक्ट कर सकता है, और जैसे कितने एरिया तक ऑयल फैला है उसको डिटेक्ट कर सकता है रेडार सिस्टम के जरिए। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ विड्रॉन फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राज्य अमेरिका किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हट गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो यूनाइटेड स्टेट्स फिर से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है। इनका कहना है कि जो ये यूनेस्को है ये एंटी इजराइल स्पीच को मजबूत करती है, प्रमोट करती है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने रीजॉइन किया था यूनेस्को को 2018 में, मतलब 2018 में पहले छोड़ा था, ठीक है, उसके बाद फिर से 2 साल पहले इन्होंने रिजॉइन किया था इसको। और आपको बता दें कि यूनेस्को का जो डिसीजन है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को एडमिट करने का, वो यूएस पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसा एक लोग कह रहे हैं, और इससे एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट्स है वो बढ़ रही हैं। ये तीसरी बार है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनेस्को को छोड़ा है। यूनेस्को पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी बार है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसको छोड़ा गया है। तो 2023 में इन्होंने इसे ज्वाइन किया था जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, और अब फिर से छोड़ रहे हैं। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड जीनियस एक्ट? हाल ही में किस देश ने जीनियस एक्ट पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट ने जीनियस एक्ट पास किया है, जो कि अमेरिकन बैंक्स और जो लार्ज कंपनीज हैं अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, इन्हें लीगल राइट देता है कि डिजिटल डॉलर्स जिसे स्टेबल कॉइन्स कहते हैं इन्हें इशू कर सकता है पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर। तो स्टेबल कॉइन्स यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स द्वारा फुली पैक्ड हैं, इनके द्वारा वैध घोषित हैं ये। और अब जो बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स में वो डिजिटल वर्जन इशू कर सकते हैं डॉलर का, मतलब डॉलर ना ये करके उसका डिजिटल वर्जन दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना डॉलर रुपीज़, इसी तरह से। व्हाट वाज द आरबीआईज फाई इंडेक्स वैल्यू फॉर मार्च 2025? मार्च 2025 के लिए आरबीआई का फाई इंडेक्स कितना रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 67। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाई इंडेक्स है, जो कि ये देखता है हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना फैला है, ये 4.3% तक बढ़ा है मार्च 2025 के अंत तक। तो फाई इंडेक्स की वैल्यू जो मार्च 2025 में रही वो 67 रही है, अगर हम मार्च 2024 से कंपेयर करें तब 64.2 थी। आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाई इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया था ताकि ये पता चल सके कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, और पहली बार पब्लिश किया गया था अगस्त 2021 में, मार्च 2021 के लिए। तो इसमें जो है 0 से 100 तक की वैल्यू होती है। 0 मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड यानी कि नहीं फैला है कुछ भी, शून्य, और 100 के पास जितना जाते हैं उतना ही हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, एक तो है एक्सेस 35% शेयर इसका होता है, यूजेस 45% और क्वालिटी 20%।
विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन? किस भारतीय राज्य ने हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। और 4 हॉर्नबिल स्पीसीज पर यह फोकस करेगा जो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और जो सीड्स होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में कार्य करती है। कीटोन स्पीसीज़ हैं और डिफॉरेस्टेशन के कारण इनके हैबिटेट पर खतरा बना हुआ है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP ऑफ अप टू 25,000 करोड़ रुपीज़? किस बैंक ने 25,000 करोड़ रुपए तक का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कंट्री का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया है 25,000 करोड़ रुपए तक का और 811.05 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने जारी किया है। साथ ही इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की कोशिश की है एडिशनल टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स द्वारा फाइनेंशियल 26 में। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये भी एक कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो लिस्टेड कंपनीज द्वारा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, फंड को रेस कर सकती हैं। ठीक है, तो पब्लिक में ना जाकर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे HDFC म्यूचुअल फंड से पैसे उठा लिया, LIC से पैसा उठा लिया, ठीक है, बदले में उन्हें अपने नए शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो पब्लिक को ना इशू करके जो ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, कैपिटल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, इनको ऑफर कर देते हैं शेयर, बदले में पैसा उठा देते हैं। Who recently broke the world record in the men's F42 javelin throw? हाल ही में पुरुषों की F42 भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, महेंद्र गुर्जर। तो महेंद्र गुर्जर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है मेंस F42 जेवलिन में। फिर से इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में। तो इन्होंने 63.16 मीटर तक जेवलिन फेंका और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 61.17 मीटर का, जो कि इन्होंने नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री स्विट्जरलैंड में इस साल सेटअप किया था। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हाउ मच डज इंडिया नीड टू इन्वेस्ट बाय 2050 टू बिल्ड क्लाइमेट रेसिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? विश्व बैंक के अनुसार जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारत को 2050 तक कितना निवेश करने की आवश्यकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, $2.4 ट्रिलियन। देखिए, भारत 2.4 ट्रिलियन US से अधिक की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है भारत द्वारा 2050 तक, यदि ये क्लाइमेट रेसिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, यानी कि जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको सह सके। इस तरह का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इसे 2.4 ट्रिलियन US इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है 2050 तक, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं एक्सट्रीम वेदर के कारण। तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, जिसका टाइटल है टूवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया। ये भी कहा है कि कंट्री की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग डबल हो जाएगी, 951 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और 2030 तक 70% नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाएंगे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया इसमें, क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात आ रही थी ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले, बाय विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? मॉर्गन स्टैनले के अनुसार किस वर्ष तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2028। तो भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डबल हो जाएगा, 10.6 ट्रिलियन US हो जाएगा 2035 तक, ऐसा मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। In the next few years, the country is likely to account for 20% of the global growth, driving earnings of major multinational corporations. हाल ही में अपनी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने कहा भी है कि फाइनेंशियल 26 में जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% रहेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दिया है, 3.2% ऑफ GDP कर दिया है। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व डूबना रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 25 जुलाई। तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है
योर स्टोरी कैन सेव अ लाइफ। इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये भी 25 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑन जुडिशियल वेलबींग भी 25 जुलाई को ही मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है जुलाई 23। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। इंडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग जर्नी है वो जून 1923 में शुरू हुई थी। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का जो फर्स्ट ट्रांसमिशन है उसकी शुरुआत हुई। फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इस्टेब्लिश की गई 23 जुलाई 1987 को। इसी वजह से हम 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो फिर 1936 में बना और आकाशवाणी इसका नाम पड़ा 1956 में। विविध भारती सर्विस की स्थापना हुई फिर 1957 में। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ $1 मिलियन राउंड टेबल मेंबर्स इन इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? किस जीवन बीमा कंपनी ने लगातार तीसरे वर्ष भारत में $1 मिलियन राउंड टेबल सदस्यों की सबसे अधिक संख्या हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फिर से हाईएस्ट नंबर ऑफ $1 मिलियन राउंड टेबल मेंबर्स इन इंडिया अचीव किए हैं थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर और ग्लोबली इसकी रैंकिंग 4th है। तो 2871 $1 मिलियन राउंड टेबल मेंबर्स इसने अचीव किए हैं। इस $1 मिलियन राउंड टेबल मेंबर्स का मतलब क्या होता है? जो टॉप परफॉर्मिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें उनकी एक्सेप्शनल सेल परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। Who has been appointed as the chairperson of Cellular Operators Association of India COAI? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अभिजीत किशोर। तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभिजीत किशोर को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वहीं राहुल वत्स को वाइस चेयरपर्सन बनाया है। जो सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ इंट्रोड्यूस द सामूहिक प्रतिवेदन मंच? किस नियामक संस्था ने सामूहिक प्रतिवेदन मंच की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है SEBI। तो देखिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसने स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिफाइड रिपोर्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। तो इनिशियली इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रोल आउट किया गया है और जो कंप्लायंस प्रोसेस है उसको और स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिलहाल क्या होता है जो ब्रोकर्स हैं उन्हें जो अलग अलग मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर्ड हैं उन्हें अपना जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो अलग अलग एक्सचेंज को इंडिविजुअली देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है केवल इस मंच पर के जरिए जो ब्रोकर्स हैं अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट एक ही इंटरफेस के जरिए जो है अपनी सबमिट कर पाएँ, केवल इसी मंच को यूज़ करके, इसी पोर्टल को यूज़ करके। एज पर प्रोविजनल RBI डेटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ 31 मार्च 2025? RBI के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति मूल्य कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2.83 ट्रिलियन रुपीज़। द गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है डिक्लाइन हुआ है। मार्च 2021 में 9.11% था और मार्च 2025 में घटकर 2.58% रहा है। जो ग्रोस NPAs है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 6.16 ट्रिलियन रुपीज़ रहा 31 मार्च 2021 से 21 तक। वहीं ये घटकर 31 मार्च तक 2.83 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रयास किए हैं जैसे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में अमेंड किया है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं ताकि रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान? खार्टूम। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान? जुबा। What is the capital city of Myanmar? Naypyidaw. Which country would be hosting the chess World Cup later this year? India. City अभी अनाउंस नहीं की है कहाँ पर होगा। Who has become the first state in the country to have all polling station with less than 1200 electors? Answer is बिहार। आपने से कई एस्टिमेट से बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड वॉज गिवन टू। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 awards cleanest cantonment board award was given to. In Swachh Sarvekshan 2024-25 awards, this was named the cleanest big city in the country. At present, NATO has how many member countries? Sweden was the latest country to join NATO in 2024. The Union Cabinet has approved the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, a scheme to develop how many agriculture districts?
थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ 36 स्कीम्स ऑफ 11 मिनिस्ट्रीज। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।